मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बोडोलैंड तक आवाज जानी चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के सम्माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में असम ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ी है, ऐसे डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा जी, संसद में मेरी साथी बांसुरी स्वराज जी, सीमान ब्रह्मा जी, मंत्री असम सरकार, ये रोड और प्रतिमा के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसे मेरे मित्र और बोडोलैंड के सीएम प्रमोद बोरो जी, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, ठीक है भैया, रहने दो। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस सभागार में आए हुए बोडोलैंड और असम से आए हुए मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। और सबसे बड़ा, सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, असम और बोडोलैंड में हजारों हजार की संख्या में बोडोफा के सभी मानने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज अपनी जाति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सम्मान और अधिकार की लड़ाई पूरा जीवन लड़ने वाले बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि, और मेरा सौभाग्य है कि उसी दिन दिल्ली के दिल जैसी कैलाश कॉलोनी में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा संभ्रांत क्षेत्र है, वहां पर बोडोफा की आदमकद प्रतिमा और एक बहुत बड़े राजमार्ग का नाम बोडोफा के नाम पर देने के लिए मैं आ गया। दिल्ली में लगी ये प्रतिमा सिर्फ बोडोलैंड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे बोडो भाइयों बहनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पूरे देश भर में छोटी छोटी जो जनजातियां हैं, जो आजादी के कई सालों तक सम्मान की खोज में संघर्ष करती रही, अपनी भाषा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लोगों के उत्कर्ष और विकास के लिए, जब बोडोफा की प्रतिमा यहां लगती है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जब प्रतिमा यहां लगती है, न केवल बोडोलैंड, न केवल असम, देश भर की इस सभी छोटी जनजातियों का सम्मान होता है। और आज इनकी 35वीं पुण्यतिथि पर देश के महान दूरदर्शी पुत्र बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करूं। मित्रों, अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगांव में जो आतंकी भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी
आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति, हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो जाति के लिए, समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार से के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी। हम बोडो है, इसका हमें गर्व है। और इस सूत्र को लेकर बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और संघर्ष करने की शुरुआत की। दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी,
बीए भी किया, एलएलबी भी किया और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है। जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है। और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड असम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत आज बोडोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं 2019 में गृह मंत्री बना। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कंसंट्रेट करने का कहा। बोडोलैंड के लोगों के साथ चर्चा हुई। प्रमोद जी यहां बैठे हैं। 9 महीने की विशद चर्चा के बाद 2020 में बोडो एग्रीमेंट हुआ और सभी लोग हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। मगर देश भर के जनजाति समाज को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो समझौते करती है इसका पालन भी करती है। भूतकाल में कई ऐसे समझौते हुए जिसका पालन भी आज हम कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया अपने समय में, मगर मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा भेंट है असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग। हमने 20 से ज्यादा समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कॉल पर 10,000 से ज्यादा लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए और ये 20 से ज्यादा समझौतों की एवरेज निकाले तो 78% बातों की पूर्ति ये 3-4 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कर दी। यही बताता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आज पूरा असम शांति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और मैं बोडोलैंड की एक विराट रैली में, लाखों लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी।
वो रैली में कहकर आया था कि हम मई एंड के पहले बोडोपा की प्रतिमा भी लगाएंगे और उनके नाम पर रास्ते का नामाभिधान भी करेंगे। और आज 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन, अभी मई समाप्त भी नहीं हुआ है और ये वादा हमारा आज पूरा हो चुका है। जिस दिल्ली के बोट क्लब पर बोडोपा ने बहुत बड़ी रैली कर बोडोलैंड के मुद्दों से पूरे देश को झकझोरने का काम किया था। 1987 की ऐतिहासिक जज फील्ड रैली और जिला स्तरीय सामूहिक रैलियों के माध्यम से जो जागृति लाई, आज वो उसका उद्देश्य पार कर चुकी है। बोडोपा के विचार, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब बोडो युवाओं को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आज मैं बोडोलैंड के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब जियो और जीने दो के सूत्र को, बाथो धर्म की, ब्रह्म धर्म की मूल कल्पना को आगे बढ़ाइए और आसाम के विकास के लिए अपना योगदान दीजिए। आज आसाम पूरे देश भर में औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रकार से आकर्षक केंद्र बना है। जिस आसाम से स्वास्थ्य लाभ के लिए, हेल्थ की सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाना पड़ता था, आज बंगाल के लोग हेल्थ की सुविधाओं के लिए आसाम आ रहे हैं। आसाम में इतना विकास हो, ढेर सारी इंडस्ट्रीज आसाम के अंदर विकसित हो रही है और ये विकास का संदेश न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है। आज मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में 220 से अधिक जातीय समूह है, 160 से ज्यादा जनजातियां हैं, 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार है, 30 से ज्यादा पारंपरिक नृत्य की शैलियां हैं और 100 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन भी वहां बने हैं और 70 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट भी है। और आसाम और नॉर्थ ईस्ट का साहित्य जिनको परिचय है, वो सभी लोग मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, आसाम की संस्कृति सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत की संस्कृति का सबसे अनमोल गहना हमारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल संस्कृति। और इसको आज बाथो बोराई के आशीर्वाद से देश भर में हम प्रसारित और प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। 2020 के बोडो समझौते के बाद 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समूहों का समझौता हुआ, 22 में मेघालय असम अंतरराज्यीय सीमा समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल समझौता हुआ, 23 में असम डीएनएलए समझौता हुआ और 23 में उल्फा समझौता हुआ। 10,600 से ज्यादा युवा हथियार डालकर आज कोई पंचायत का सदस्य बना है, कोई सरपंच बना है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई अपने ट्राइबल समिति का सीएम बना है। ये सारे लोग
आज मेन स्ट्रीम में आए हैं और मैं मानता हूं कि 10,500 से ज्यादा जो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं वो देश की ताकत बढ़ाता है। मोदी जी ने आसाम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट जाने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो हमारे मोदी जी। बोडोलैंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी मोदी जी 4-4 बार गए। ये बताता है कि छोटी छोटी जनजातियों को मिलकर बना हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट देश का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और मैं आज नॉर्थ ईस्ट वालों को कहना चाहता हूं, आपकी संस्कृति भी अनमोल है और आपकी ताकत भी अनमोल है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर मिलाकर देखे तो उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग हमारे नॉर्थ ईस्ट का है और सबसे ज्यादा वन संपदा कोई एक क्षेत्र में है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट पूरे देश की ताकत बने और पूरे देश की ताकत नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए लगे, ये लक्ष्य लेकर मोदी सरकार चल रही है। आज बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि पर अपने 35 साल के छोटे से जीवन में जो उन्होंने जनजाति समूहों के लिए, बोडो समूह के लिए किया है, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए एक 9 फुट की बड़ी प्रतिमा और एक मार्ग का नाम रखने का जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं बोडोलैंड और आसाम के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अंत में फिर से एक बार बोडोफा ने कहा था, संगठित होइए, संघर्ष करिए, शांति का मार्ग न छोड़िए और जियो और जीने दो के सूत्र पर चले, उसको हम पकड़ कर रखे। यही अभ्यर्थना। वंदे मातरम। भारत माता की जय। महोदय, आपके